दिलों में मुसलमानों के तकलीफ थी। ओवैसी ने यही तकरीरें पूरे सीमांचल में करी। और आपको मुझे हैरत यह है कि वो आदमी तेलंगाना में जिस पार्टी के साथ सहयोग करके लड़ रहा है, उसने ये तीनों बिल पास किए। नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमान यानी AIMIM और हिंदी में अखिल भारतीय मुस्लिम संघ अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी अपने पैर जमाने पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ अनिल चमड़िया जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की राजनीति पर लगातार अपने विचार रखते हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं। अदीब साहब, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हुई थी और इसमें से 1.24% वोट AIMIM को मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था। अनिल जी, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहता हूं, ऐसा इस बार बिहार में क्या हुआ कि एक, हालांकि पुरानी पार्टी है, लेकिन एक छोटी पार्टी ने एक बड़ा कमाल कर दिया बिहार में? नहीं, मैं इसको कमाल तो नहीं मानता हूं। ये पार्टी का कमाल नहीं है। पार्टी का कमाल इस सेंस में नहीं है कि पार्टी ने इस बीच में कोई बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण काम नहीं किया है कि उसको कहा जाए कि ये उसकी उपलब्धि है। ये कहना कि 5 सीटें वो मिल गई तो ये उसकी उपलब्धि है, ये थोड़ा चीजों को उल्टा करके देखना होगा। क्योंकि मेरा ये कहना है कि 2015 में आपने देखा होगा कि यही पार्टी थी, यही नेता थे, यही उनके सारे जो भाषा थी, जो उनके प्रचार थे, सब कुछ वही था जी। लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली थी जी। कामयाबी उनको नहीं मिली, लेकिन इस बार उनको कामयाबी मिल गई। इसकी वजह दूसरी है, पार्टी की वजह नहीं है। इसकी वजह दूसरी ये है कि जो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो अपने को सेकुलरिज्म की पार्टियां कहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बेस है सेकुलरिज्म, उसकी जो पार्टियां हैं, उन्होंने जो मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज के भीतर जो एक असुरक्षा की जो भावना पैदा हो रही है, उसके भीतर जो एक डर पैदा किया गया है और उसके पूरे अस्तित्व को एक तरह से जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है, उसको एड्रेस करने वाली और जो दूसरी पार्टियां होनी चाहिए थी, वो पार्टियां अब्सेंट होती चली गई। इसीलिए जो अब्सेंट होती चली गई, जैसे मान लीजिए कि 2019 के चुनाव में आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद एक वाक्य कहा था और ये कहा था कि 2019 का ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता का नाम नहीं लिया, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा नहीं की। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब्सेंस जो चुनाव प्रचार में अगर इस तरह की चीजों का, ये वैल्यूज हमारे, यही राजनीति हमारे देश की, गवर्नेंस नहीं है हमारे देश की राजनीति का, गवर्नेंस पार्ट है, लेकिन पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी वो डिस्कस की जाती है, जो वैल्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं चुनाव में। तो चुनाव प्रचार में हमने ये देखा कि जिस तरह से संविधान पर अटैक हुए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई चुनाव के प्रचार में। आपने ये भी देखा होगा सेकुलरिज्म के बारे में जो बात बहुत ही दमदार तरीके से होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, सिवाय लेफ्ट के, सिवाय वामपंथी पार्टियों के, शायद और किसी पार्टी ने ये बात नहीं की। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा जी। अदीब साहब की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। अदीब साहब, चुनाव नतीजे आने से पहले राजनीति को समझने वालों को लग रहा था कि सीमांचल के मुसलमान मतदाता ओबीसी की बजाय धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाली पार्टियों को वोट करेंगे, लेकिन हो इसका उल्टा गया। 36 सालों से पूर्णिया में अमोर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान साहब उस सीट से लगातार जीत रहे थे और
वहां वो हार गए, उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले। तो इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जो कल रिजल्ट आया है जी, ये मेरे एतबार से दो हैसियत से बहुत तकलीफदेह है। जी, एक तो ये कि जो लोग सड़कों पे घूमे, नौकरियां गई, भूख से मरे, तड़पे, वो बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिली, वो लोग जिनके कारोबार खत्म हो गए, कल वो हार गए। जी, एक ये दुखित मसला कल उठा। और दूसरा जो एक और खतरनाक मसला मेरे सामने आया, वो AIM का 5 सीटें यहां से हासिल करना। जी, इसलिए नहीं कि वो 5 सीटें जीत गए हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। जी, और वो ट्रेंड ये है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं, जी, महाराष्ट्र में भी जाके उन्होंने यही किया कि 2 या 3 सीटें हासिल की और कोई 21 सीटों को उन सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। और उससे यह हुआ कि वहां भी जो हिंदुत्व की पार्टियां थी वो जीत गईं। जी, ये एक मौका था जिस वक्त नौजवान खड़ा हो गया था और बिहार में इलेक्शन मजहब के नाम पे नहीं हो रहा था। जी, दोनों हाथ से ताली बजती है। सेकंड फेज में मोदी जी जाके जय श्री राम और वंदे मातरम और क्या क्या कहते हैं, और योगी जी जाते हैं और वो अपना आग उगलते हैं, और दूसरी तरफ ये ओवैसी अपना कारवां लेके चलते हैं। जी, ये इतना खतरनाक मामला हुआ है। लेकिन मैं बड़ी हैरत में ये हूं, मैंने वो सब वीडियोस देखे हैं ओवैसी के। वहां जी, वो बात करते हैं कि NRC जो पिछले इस इलेक्शन जीतने के बाद मोदी सरकार ने जो 3 बड़े कानून लाए, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। जी, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे NRC का मसला हो, और या फिर 370 का मसला हो। जी, इन तीनों बिलों ने मुसलमानों को यह एहसास दिला दिया कि ये वो गांधी का मुल्क नहीं है जिसके लिए उन्होंने इल्हाक किया था सन 47 में। जी, दिलों में मुसलमानों के तकलीफ थी। जी, ओवैसी ने यही तकरीरें पूरे सीमांचल में करी। जी, जी। और अदीब आपको साहब, मुझे हैरत यह है मैं कि आपको वो यहाँ आदमी रोकना चाहूंगा। तेलंगाना में जिस पार्टी के साथ सहयोग करके लड़ रहा है, जी, उसने ये तीनों बिल पास किए। जी, और जिन्होंने इस बिल की मुखालफत करी, कांग्रेस हो या RJD हो, जी, उसके खिलाफ वोट डलवाया। जी, तो मैं ये समझता हूं कि जो लोगों ने ओवैसी के साथ जो ऑक्सीजन दी है, जी, इस मुल्क में वो लड़ाई फिर वापस होने जा रही है। जी, पिछले चंद साल से हमने ये देखा कि आपके पास रोटी है, रोजी है, कारोबार है, कुछ है, इससे मतलब नहीं है, मजहब के नाम पे वोट देना है। जी, इस इलेक्शन में ये हवा बदल गई थी। जी। इसलिए हमारे ऐसे लोग मैं रोकना चाहूंगा मुतमईन आपको। थे कि मुद्दे पे इलेक्शन होने जा रहा है। जी, मैं अब रोकना ये चाहूंगा आपको। दोनों ने मिल के जो साजिश की है, जी, ये बड़ी खतरनाक शक्ल बन गई है। जी, अब ये बंगाल भी जाएंगे और बंगाल में भी यही हरकत करेंगे। जी, मैं ये समझता हूं कि इस इलेक्शन में यकीनी तौर पे कोई माने या न माने 15 सीटों पे बेईमानी हुई है, और बाकी 15 से 20 सीटों पर ओवैसी ने अपना काम दिखाया है जी, सहयोग के साथ। और अब मैं, ये लोग कहते हैं कि आप ओवैसी को बुरा कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि NRC के अंदर जिन लोगों ने गए नहीं थे, सिर्फ रिपोर्टिंग की थी, वो जेल चले गए। ओवैसी को बुलाया किसी तंजीम ने? जी, आजम खां की पूरा खानदान जेल में बंद है 8 महीने से। जी, ओवैसी का भाई कत्ल के मुलजिम में जी, जमानत पर है, किसी ने पूछा आज तक? जी, बिहार यानी तेलंगाना में वो तो 10 या 12 सीटों पे लड़ते हैं। किस पार्टी के साथ? उस पार्टी के साथ जो ये तीनों बिलों की हिमायत करती है पार्लियामेंट में, जी, और कम अकल मुसलमान उसके साथ जाता है। जी, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड हो गया है अरविंद जी। ये समझ लीजिए कि ये उस ट्रैक पे वापस आ रहा है, और ये कलकत्ते में भी होगा। अदीब साहब, मैं ये बात समझता हूं समझने के लिए ये बहुत डार्केस्ट डे हुआ है कल का रिजल्ट। जी,
मैं इसी चीज को समझने के लिए अनिल जी की तरफ मैं मुड़ना चाहूंगा। अनिल जी, अब अगली बारी, आज ओवैसी साहब ने बोल दिया कि वो अगला उनका निशाना उत्तर प्रदेश है, उससे पहले बंगाल में चुनाव होने हैं, तो वहां वो कूच कर रहे हैं। तो ये जो एक परिवेश बदला है बिहार इलेक्शन के बाद, और हिंदू मुस्लिम समीकरण पर अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ओबीसी की भी वही पॉलिसी थी, क्योंकि जैसे अदीप साहब भी बता रहे थे कि सीएनआरसी को या तो योगी लेकर के गए या ओबीसी लेकर के गए। मंदिर का मुद्दा भी या तो बीजेपी लेकर के गई या ओबीसी लेकर के गए। कश्मीर का भी मुद्दा ओबीसी और बीजेपी ही लेके गई। तो क्या ये कोशिश बिहार में, बिहार के बाद यूपी और बंगाल में भी दोबारा की जाएगी? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं रविंद्र की, चुनाव में इस समय एक ही फार्मूला काम चल रहा है जी। और वो फार्मूला काम एक फार्मूला ये काम कर रहा है कि 10 में से एक जोड़ने का फार्मूला, और दूसरा बाकी जो 8 हैं उनको एक एक करने का फार्मूला, यही चल रहा है जी। ये फार्मूले पर ही अब सारा चुनाव तय हो गया है। ये बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का हो, जिसके पास एक है वो केवल ये चाहता है कि उसका एक उसमें और प्लस हो जाए जी। लेकिन जो बाकी 8 हैं जो बहुमत में हैं, उनको कैसे हम अपने फार्मूले से इस तरह से बांटें कि एक 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 करके सब अलग अलग रहें, ताकि 2 नंबर जो है वो बहुमत में दिखे। ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर बिहार में काम किया है तो बिहार से पहले भी काम किया है, और ये पश्चिम बंगाल में भी यही गणित काम करेगा और यूपी में भी यही गणित काम करेगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ अनिल साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपसे इसी बहस के बीच में आपसे ये भी मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर मुसलमान वोटर की नजर से देखा जाए तो, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को काफी आपने करीब से देखा है, सीमांचल का वो एरिया है जहां पिछले अगर 20 साल छोड़िए, अगर 31 साल की भी अगर बात की जाए तो ऐसे कोई विकास वहां दिखाई देता नहीं है। तो इस बार का जो मुसलमान है, क्या उसने अलग रास्ता अख्तियार करने की बात सोची है? नहीं, ये देखिए, मुसलमान अलग रास्ता अख्तियार किया है ये मैं बात नहीं मानता हूं, न स्वीकार करता हूं। अलग रास्ता नहीं अख्तियार किया है, ये एक तरह से उन पार्टियों के लिए चेतावनी है जो सेकुलरिज्म के नाम पर चुप हो जाती हैं। वो एक तरह से उनके लिए भी मैसेज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें किसी भी हालात में रखेंगे और हम कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। समाज का एक हिस्सा अगर डरा है, सहमा है, उसको उसके भीतर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हुई है, तो उसको किसी ना किसी रूप में एड्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस करके भी इस पूरे मासेस को, यानी मुस्लिम समुदाय को एड्रेस करने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार की पार्टी भी सीमांचल में जीती और इससे पहले के चुनाव में जिन 5 सीटों पर AIMIM को जो मिली है सीटें, उसमें 1 सीट जेडीयू के पास भी थी, 2 सीट कांग्रेस के पास थी, 2 सीट आरजेडी के पास थी। तो मेरा ये कहना है कि जेडीयू को तो मिली थी, तो कैसे मिल गई थी? तो आप कहीं ना कहीं से उस पूरे वहां का जो पूरा मसला है, अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसको कहीं से उसको मैसेज, अपने साथ होने का मैसेज नहीं देंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करेंगे, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपके साथ यूं ही जुड़ा रहेगा, आप किसी भी हालात में रखें? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये चेतावनी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी पर हमारे पीछे भी आपने ये बात उठाई थी कि चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे एनआरसी का मतलब मसला हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, तो ओवैसी उस पर खुल के विरोध करते हुए नजर आए नहीं थे। अदीप साहब जी, देखिए, मैं अनिल जी की इस बात से सहमत हूं जी। इसमें जिम्मेदारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की है जी। मुझे याद है कि कांग्रेस का एक एमएलए असदुद्दीन ओवैसी की जो बिल्कुल खास कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद में थी, वहां उसने कांग्रेस के एमएलए ने हराया जी। और ओवैसी की पार्टी को हरा के चार मीनार के एरिया से
उसको कांग्रेस सरकार ने मंत्री बनाया। मुझे बुलाया गया, मैं उनके फैसिलेशन में गया, तो वहां मैंने उनसे ये कहा कि आपने ओवैसी को हराया है, आपकी हैसियत यह है कि आप मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स बनाए गए और आप बड़े खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये सेकुलर पार्टियां आपको नमाज का मंत्री बनाएंगी, रोजे का मंत्री बनाएंगी। और ये जब मैंने कहा तो वहां हंगामा हुआ, और जब मैं दिल्ली वापस आया तो कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारों ने मुझसे बुला के कहा कि आपने ऐसी तकरीर वहां क्यों करी। मैंने कहा कि आपको चाहिए था कि जिसने ओवैसी को वहां हराया है, उसके कैंडिडेट को हराया है, उसको पावर दे के मिनिस्टर बनाते, तो फिर मुसलमान वहां उसके पास जाता। हुआ यह है कि पिछले 15 साल में सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन के लिए फिक्स कर दिया है कि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, आप हज कराइए, आप फला कराइए, रोजा कराइए, फला कराइए। ये अंदर की एक स्पिरिट है, ये मैं मानता हूं इस बात को, और यही मेरी शिकायत कांग्रेस की पार्टी से रही है हमेशा कि हम हाशिए पे हैं। अब वो जमाना चला गया है कि कभी चीफ मिनिस्टर बनेगा मुसलमान, ये अब नहीं वक्त है। अब कभी ये सिर्फ वीपी सिंह ने एक होम मिनिस्टर बना दिया था। अब जब आप मेन स्ट्रीम में आपको मौका नहीं मिलेगा तो ओवैसी ऐसे लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम मैं ये समझता हूं कि ये वो खतरनाक पहलू है, जैसे ही कुछ दीवानों ने आज से 100 साल पहले, 75 साल पहले जो हरकतें की थी, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हमारी 3 नस्लें गुजर गई, हम आज भी ये कहलाने के लिए मजबूर हैं कि कहें ये हम कि हम देशभक्त हैं, और प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करे कि अगर आपने भारत माता की जय नहीं की तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। ये हम रोज सुनते हैं, और ये मौका ओवैसी या कोई मुसलमान पार्टी अगर देती है तो मेरा दिल लरस जाता है। मैं कहता हूं मुसलमानों से, इसमें क्या हुआ है, उनकी तकरीरें देखिए, उनके जलसों में खड़े होकर दुआएं मांगी गई हैं, ए अल्लाह इनको जिता दे, ए अल्लाह हमको इतनी कुव्वत दे दे। क्या मतलब है? दूसरी कौम के लोगों को जज्बा नहीं बढ़ेगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, और ये समाज नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत खतरनाक हुआ है। मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन नहीं हारा है, हमारी रूह हार गई है, और ऐसे सपने खड़े हो गए हैं। और यही कारवां जो है ये अब यहां से चंद महीने के बाद बंगाल पहुंचेगा, और बंगाल में यही आवाजें निकलेंगी। आपको याद है कि जिस वक्त ये नारे शुरू हुए थे कि फख्र से कहो हम मुसलमान हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मैं वीपी सिंह के पास गया था। मैंने कहा था मुझे शर्म आ रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो कि ये नारे इस मुल्क में लग रहे हैं। किसी ने नहीं माना। मैं कहता रहा कि ये हवाएं खतरनाक हैं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। इसीलिए मैं इस इलेक्शन से मायूस हो गया हूं, और मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओवैसी की है। लेकिन मैं अनिल जी की इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल सेकुलर पार्टियों ने उनको मौका दिया है। अगर वो उनको गवर्नेंस में लेते और उनको इस बात की हकीकत देते, अगर आपको चेक करिएगा तो मेरी पार्लियामेंट की तकरीर है कि जब एनडीए 2 बना है तो उस समय 1.5 मुसलमान, 210 कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे एमपी, 1.5 मुसलमान, गुलाम नबी आजाद परमानेंट मिनिस्टर, और सलमान खुर्शीद आधे मिनिस्टर फॉर स्टेट, और जो दूसरी कौमों के नुमाइंदे 10, 11, 12। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा, मनमोहन सिंह साहब के सामने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और आज सेकुलर पार्टियां, अगर मुसलमान पढ़े लिखे समझदार और वो लोग जो सांझी विरासत में बिलीव करते हैं, उनको अगर पावर देंगे तभी ओवैसी ऐसी आवाजें बंद होंगी। नहीं तो हर इलेक्शन में यही होगा कि जय सिया राम और फख्र से कहो मुसलमान, इसी पे जंग होगी। ये मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जी, एक अंतिम सवाल के लिए अदीब साहब मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं अनिल साहब के पास आना चाह रहा हूँ। अनिल साहब, बिहार का चुनाव कई मायनों में इस बार का खास रहा। पहला तो ये कि ये जातिगत जो समीकरण हैं उन पर ये पूरा चुनाव था। इसके अलावा बीजेपी ने जो मुद्दे थे
वो ज्यादा नहीं उठाए, वो बहुत सेफ गेम खेलती रही पूरे इलेक्शन के दौरान। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मौजूदा सिचुएशन जो उभरी है जिसमें 5 सीटों पर ओवैसी जीत करके आए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? यानी ये जो जातिगण समीकरण है और जो दो संप्रदायों के बीच की जो लाइन है उसमें और बड़ा फासला आएगा? नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश की बात करें जी, सीमांचल में 24 सीटें थी जी, 5 ओवैसी ने जीती जी, 19 सीटें कहां गई? 19 सीटों का क्रियाक्रम हो गया जी, और कितना मार्जिन था आप समझिए कि जब, इसीलिए सबसे ज्यादा पोलिंग जो हुई है वो तीसरे फेज में हुई है जी, और बीजेपी के दफ्तरों में अगर आपने नोटिस किया हो, मैं तो नोटिस करता हूं उतना गलत है, इलेक्शन से कि सुबह न कांग्रेस जेडीयू के ऑफिस में आदमी थे न बीजेपी के ऑफिस में आदमी थे। उन्हें मालूम था, वो सिर्फ ये देख रहे थे और फिर दूसरे 2-3 घंटे के बाद वो फिक्स हो गया 120 सीटें जी, वो 120 सीटें फिक्स रहीं जो आगे पीछे हटी नहीं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भाई कोई ना कोई साजिश जरूर है, लेकिन उस साजिश में इस साजिश को भी जोड़ना चाहिए। हम अगर कहीं ये हरकत ना करते तो इतनी मेजॉरिटी होती कि फिर ये मसला खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि सेकुलर कहने वाली पार्टियों को मंथन करना पड़ेगा और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। कोई भी पार्टी, चाहे मुसलमान की पार्टी हो या हिंदू पार्टी हो या फला पार्टी हो, उसको इंकरेज नहीं करना चाहिए। अगर किया तो हिंदुस्तान की रूह मर जाएगी। जी, अदीब साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बिहार चुनाव को लेकर के, और हमारे एक जो मेहमान थे, हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से हमारे साथ उनका कनेक्शन, नेटवर्क उनका आना बंद हो गया हो। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम अपने माफ कीजिए, शायद अनिल जी वापस कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी, आपसे अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक लास्ट सवाल को लेकर के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिहार का जो चुनाव है कई मायनों में खास रहा। इसमें जातिगत जो वोटिंग हुई, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम जो समीकरण है वो बने बिगड़े भी। इसके बाद ओवैसी का जो अगला जो टारगेट है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश है। आपको लगता है कि क्योंकि ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां ये समीकरण फिट किए जा सकते हैं, तो उसका असर इन दोनों स्टेट पर देखने को मिलेगा? एक तो कि जो मुझे बंगाल में थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है। देखिए, बिहार में ये जो जिसको हम लोग कामयाबी कह रहे हैं ओवैसी जी की पार्टी को, दरअसल उससे समझिए, उसको समझना ये चाहिए कि वहां देखिए ममता बनर्जी हैं, यहाँ तेजस्वी लीड कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी, जो राजनीति में अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं जी, और उनका तजुर्बा जो था, वो तजुर्बा उनका जितना लिमिटेड तजुर्बा अभी है, उसका एक जो नुकसान है वो हुआ है। आमतौर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं कि पहले फेज का जब चुनाव हो गया था तो पहले फेज के चुनाव के बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है, खासतौर से जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है, वो बदलनी चाहिए थी या बदलनी पड़ती है। लेकिन हमने ये देखा कि जहां रूलिंग जो गठबंधन है एनडीए, उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की हर पोल के लिए, हर जो फेज के इलेक्शन थे उसके लिए चेंज किया, और आखिर में जाकर नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है जी, सॉफ्ट कार्ड। तो ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन था, उसको फर्स्ट फेज के बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि वो एक स्टेग्नेशन में फंस गए, उसी तरह की बातें करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि सीमांचल में तो आप केवल रोजगार की बात करेंगे, आप कह दीजिए आज केवल मुसलमानों से रोजगार की बात, तो मुसलमान नौजवान तो कहेगा कि यहाँ जीने और मरने के लाले पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं केवल रोजगार की बात।
तो मेरा ये कहना है कि आपको इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है, उसको थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ता है, उसका एक अभाव रहा। तो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि ये बहुत जल्दीबाजी होगा ये देखना इस पांच सीटों के परिणाम के आधार पर कि कोई एक बड़ा ट्रेंड शुरू होने जा रहा है। इसको देखना एक तरह से भूल करना होगा अभी की स्थिति में। ये मैं इसको जरूर कहूंगा कि एक चेतावनी है पार्टियों को, और उसको दुरुस्त करना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में शायद ये दुरुस्त होते हुए दिखाई देगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा। अदीप साहब, आपसे एक अंतिम सवाल करके आज की इस बहस को यही विराम देते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जैसे अनिल साहब ने अभी कहा कि ये एक छोटी लहर हो सकती है, एक समय हो सकता है जब एक पार्टी को एक समय में जीत मिल जाती है। आप भी क्या ऐसी नजरिए से देखते हैं? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ओवैसी साहब को ये, मैं बता दूं एक बात, असम में ठीक, असम का पिछला चुनाव आप देख लीजिए, इसी तरह की बहस हम लोग कर रहे थे जी। असम में जब 10 सीटें मिल गई थी, अब 12 सीटें जो भी वहां की पार्टी को, एक स्थानीय लोकल पार्टी को, तो यही बात हम कर रहे थे, इसी तरह से डिबेट कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल, इसको एक मान के चले आप कि ये ट्रेंड शुरू होने जा रहा है, ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं है, ये ट्रेंड का इंडिकेशन इस तरह से नहीं होता है। जी जी। अदीप साहब, आपसे एक अंतिम राय लेना चाहेंगे इस मामले पर। देखिए अनिल जी जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत चीजों से सहमत हूं, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझता कि ये रुकेगा। ये बंगाल में हो सकता है कि बंगाल में वहां के मुसलमान ममता के साथ बहुत करीब हैं, हो सकता है वहां इतना डंट न मारे, लेकिन ये यूपी में आके फिर बांसुरी बजेगी इनकी और योगी की, और दोनों मिला के गाना गाएंगे, और जो कुछ होना है वो सब होगा। मैं इसमें जिम्मेदार इस बात के लिए मानता हूं इस बात को कि सेकुलर पार्टियों को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान को खुद भी समझना चाहिए। मैं खुद हैरत में हूं, क्योंकि मुझे चंद दिन पहले तक ये समझ में था कि इतना सेंसिबल बिहार का इलेक्टोरेट है जो उसने लास्ट टाइम किया था, लेकिन मुझे ये बाद में पता लगा कि इसमें बहुत से मौलवी इन्वॉल्व हो गए, और मौलवियों ने कहना शुरू किया कि AIM को जिताओ। बस वो उसी से मुझे खौफ लगा था, और उसका नतीजा 5 सीटें नहीं है, ये 24-25 सीटों को खराब करने के लिए और जहनों को खराब करने के लिए ये बड़ा मुद्दा है। 5 सीटें क्या करेगी? 5 सीट हो 10 सीट हो, ये क्या करेंगे? ये मसला नहीं है, लेकिन 24-25 सीटें जो थर्ड फेज की थी उसको कहां ले जाके खड़ा किया है। मैं समझता हूं ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये हमको समझनी चाहिए, अभी से इस पे काम करना चाहिए। सेकुलर लोगों को, सेकुलर पार्टियों को समझना चाहिए, हमारे दुख को समझना चाहिए। हमारे साथ जो हो रहा है इस मुल्क में, ये 3 मुद्दे जो मैंने आपसे कहे, ये हर मुसलमान के दिल में हैं। जी सर। मैं 75 साल का हो चुका हूं, मुझे मालूम है कि मैंने क्या दौर देखा है। जी। हर मुसलमान के दिल में है, उसको जाके कुरेदा इन्होंने, कुरेदा ठीक है, लेकिन किस पार्टी के साथ? जिस पार्टी ने उसको वोट दिया उसी के सहयोगी हैं वो, जिन्होंने उस तीनों बिलों की मुखालफत की उसके खिलाफ वोट डलवाया। इस पे मुझे हैरत है। जी अदीप साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही और साथ में ये इंडिकेशन भी दिया कि ऐसी मुहिम को रोके जाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अदीप साहब आपका और अनिल साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने का और फ्रीडम एक्सप्रेस पर अपनी बात रखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लगातार फ्रीडम एक्सप्रेस को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं, बल्कि हमें उनके लगातार उनके संदेश आते हैं, वो हमें लगातार प्रोत्साहित करते हैं। और आगे भी हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी राय भी हमें लगातार देते रहें। साथ ही अगर वो मदद करना चाहें तो मदद भी जरूर करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।